वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है क्वेश्चन बैंक फॉर जेई मेन फंक्शन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम इंटीजर टाइप सवाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 इंटू बॉक्स फंक्शन ऑफ एक्स वेयर बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। तो मैं पहले एफ एक्स को लिख लेता हूँ। तो अब तुम देखो पाई बाय 2 इंटू बॉक्स एक्स असली में है क्या? इट इज़ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि देखो बॉक्स एक्स तो इंटीजर ही है ना, तो ये तो पाई बाय 2 का मल्टीपल ही होगा। और पाई बाय 2 का जब मल्टीपल होता है साइन में, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल होता है आर्ग्यूमेंट में, तो साइन कितना वैल्यू देता है? 3 ही वैल्यू देता है, या तो -1 देगा या 0 देगा या 1 देगा। ठीक है, इसका पीरियड हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ देखते हैं पहले। ठीक है, ग्राफ बना के इसका देखते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो तुम देखो, जब ऐसे देखो, जब बॉक्स एक्स जो है जब x 0 से 1 के बीच में लाया करेगा तो बॉक्स एक्स कितना होगा? 0 होगा। तो पाई बाय 2 इंटू बॉक्स एक्स कितना होगा? वो भी 0 होगा। तो 0 से 1 में इसका ग्राफ ज़मीन पे होगा, मतलब आउटपुट 0 दे रहा होगा, क्योंकि इनपुट 0 तुम दे रहे हो ना। साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 पे वैल्यू 0 होगा और ये 1 तक 0 ही देगा। 1 पे हॉलो आएगा, लेकिन क्योंकि 1 अगर तुम पुट कर दिया ना x के जगह, तो पाई बाय 2 आर्ग्यूमेंट चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ आया? ठीक, जब x 1 से 2 के बीच में, सिर्फ x आएगा इधर। जब x 1 से 2 के बीच में, तो बॉक्स x कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा ना, तो पाई बाय 2 इंटू बॉक्स एक्स कितना होगा? ये पाई बाय 2 होगा, है ना। और दोनों साइड साइन लोगे तो ये 1 आउटपुट देगा। ठीक है, तो जब 1 से 2 तुम ग्राफ खींचोगे ना, तो आउटपुट 1 आएगा। जैसे 1 मैं अगर यहाँ मार्क कर दूँ तो आउटपुट 1 आएगा। देखो 1 पे वैल्यू 1 है, 2 तक ये जाएगा 1 ही देगा। 2 पे अगेन हॉलो आएगा, है ना। ठीक है, इतना समझ आता है। अच्छा, जब x 0 से 1 था ना, तब आर्ग्यूमेंट कितना था? आर्ग्यूमेंट 0 बन जा रहा था, मतलब तुम यहाँ थे। जब x 1 से 2 हो गया, तब आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 हो गया, मतलब तुम पाई बाय 2 एंगल घूम चुके हो अभी। ठीक है, अब x को लेते हैं 2 से 3। 2 से 3 ले लिया तो बॉक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स 2 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बन जाएगा। और साइन पाई कितना होता है? 0। तो 2 पे वैल्यू अगेन 0 आएगा, फिर जाता जाएगा 3 पे हॉलो आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है, हॉलो आ गया। अब क्योंकि x जो है 2 से 3 के बीच में लाया कर रहा है, मतलब आर्ग्यूमेंट पाई था, मतलब तुम पाई घूम चुके हो, तो इतना घूम चुके हो। ठीक है, तो काम करो, रेड से बना दो ये हॉलो। ठीक है, अब जब x जो है 3 से 4 के बीच में लाया करेगा अगर, तो बॉक्स एक्स कितना होगा? बॉक्स एक्स 3 होगा, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई बाय 2 देगा। तो मतलब तुम 3 पाई बाय 2 एंगल घूम गए। अब 3 पाई बाय 2 पे कितना देता है वैल्यू? बताओ, -1 देता है। तो
-1 दे दो इसको, 3 पे वैल्यू -1 देगा, अरे 4 तक जाएगा ऐसा हॉलो, ठीक है, 4 पे भी हॉलो आएगा 4, ठीक है। तो अभी तक ग्राफ इतना बना है, ठीक है। 3 से 4 कहाँ थे, हाँ 3 से 4 जब x होगा तो बॉक्स x 3 होगा और वो मल्टीप्लाई होगा π/2 से, तो 3π/2 आर्ग्यूमेंट में जाएगा, मतलब तुम 3π/2 एंगल घूम गए, ठीक है। और 3π/2 पे आउटपुट कितना होता है, साइन का -1 होता है, ठीक है। अब जो x जो है ना वो 4 से 5 लो, 4 से 5 लोगे तो बॉक्स x कितना होगा, 4 होगा, 4 इंटू π/2 2π हो जाएगा, 2π 0, तो अगेन 0 होगा और ऐसा हो जाएगा हॉलो, ठीक है। इसका मतलब तुम x जब 4 से 5 के बीच में है तो तुम जब 4 यहाँ पुट करोगे तो ये 2π हो जाएगा, मतलब तुम एक पूरा चक्कर मार चुके हो, 4π तक घूम चुके हो। अब तुमको नहीं लगता ये ग्राफ पूरा रिपीट होगा, क्यों रिपीट होगा, क्योंकि तुम तो 0 पे आ गए ना, तुम पूरा चक्कर घूमे और 2π कवर कर लिया। तो अब तुम 5 के बाद जब वैल्यू डालोगे तो वो तो सेम बिहेवियर होगा ना जो जब तुम 0 से स्टार्ट किए थे, है ना। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ रिपीट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं तुमको आगे का भी बना के दिखा देता हूँ, जैसे 5 से जब तुम 6 गए, x जब 5 से तुम 6 गए तो बॉक्स x 5 हो जाएगा, तो 5π/2 हो जाएगा। 5π/2 मतलब कितना होता है, 5π/2 तो यहाँ लाया करेगा ना, यहाँ पे ये होता है 5π/2, तो ये अगेन ये दे देगा ऐसा, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, ग्राफ तो रिपीट हो रहा है ना। देखो ये जो है, ये लाइन जो है ना, दिस इज सिमिलर टू दिस, क्यों, क्योंकि जब तुम 0 से 1 पे थे ना, जब तुम x का वैल्यू 0 से 1 ले रहे थे तब बेसिकली बॉक्स x तो 0 दे रहा था तुम्हें, और जब तुम 4 से 5 गए तो आर्ग्यूमेंट तो 2π पे चला गया ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जब 0 से 1 में तुमने x डाला था तब साइन का आर्ग्यूमेंट कितना जा रहा था, 0 जा रहा था ना। अब जब तुम 4 से 5 गए तो आर्ग्यूमेंट 2π हो गया ना इसका, 4 से 5 में बॉक्स x 4 होगा और π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2π हो जाएगा उसका वो आर्ग्यूमेंट। तो 2π और 0 में कोई डिफरेंस थोड़ी होता है। तो ये जो लाइन है ना वही सेम चीज़ ये है। इनफैक्ट ये जो लाइन है ये भी ये वाली सेम लाइन है, ये दो लाइन है ना, ये सेम है, ये 2 लाइन सेम है, ठीक है। क्योंकि ये किसका, ये लाइन कब आ रहा है, जब आर्ग्यूमेंट π/2 जा रहा है, और ये लाइन कब आ रहा है, जब 5π/2 जा रहा है। 5π/2 और π/2 तो सेम होता है ना, तो ये और ये लाइन सेम है। तुमको नहीं लगता कि ग्राफ कितने यूनिट बाद रिपीट हो रहा है, ये जो है यहाँ रिपीट हो रहा है, मतलब जो 0 पे वैल्यू आ रहा था वो 4 पे आ रहा है, जो 1 पे आ रहा है वो 5 पे आ रहा है। तो यहाँ से लेकर मतलब कोई भी तुम डिस्टेंस लो, मान लो यहाँ पे कुछ ले लिए तुम, मान लो 1.5 ले लिए, ये 1.5 है, तुमको नहीं लगता 1.5 जो है कहीं ना कहीं 5.5 पे रिपीट कर रहा है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू तुम लिए 2.5, तो या इसको छोड़ो, यहाँ पे कोई वैल्यू लिए 0.5, तुमको नहीं लगता ये जो डंडी है ये इसके सेम है, अभी एक्सप्लेन किया ना, तो ये कहीं यहाँ होगा 4.5 पे, ये जो पॉइंट है सेम आउटपुट। तो ग्राफ से देख के तुम बता सकते हो कि इसका पीरियड कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 इसका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, अगला सवाल, द पीरियड ऑफ फंक्शन f(x) सेटिस्फाइंग f of x minus 1 plus f of x plus 3 is equal to f of x plus 1 plus f of x plus 5, ठीक है। तो लिख लेता हूँ इसको पहले, अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, तुमको
खुद ही सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली x को तो किसी चीज़ से रिप्लेस ही करेंगे, तो x को मैं किससे रिप्लेस करूं कि x को मैं किससे रिप्लेस करूं कि अगर मैंने x को मान लो किसी टर्म से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे ऐसा रिप्लेस करना है कि ये जो टर्म है ना x+3 या x+1 या x+5 ये रीजनरेट हो। तो सोचो x के जगह मैं ऐसा क्या रखूं, तो तुमको नहीं लगता अगर x के जगह x+2 अगर मैं रख दूं तो कितना बनेगा, f(x+1) बनेगा प्लस f(x+5) बनेगा इज इक्वल टू f(x+3) बनेगा प्लस f(x+7) बनेगा, है ना। तो तुम देखो x को जब x+2 से हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ये x+1 बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, x+5 है, यहाँ भी बन रहा है, x+3 है, ये भी बन रहा है। ठीक है, तो x को x+2 से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तब मैं वापस ओरिजिनल इक्वेशन वापस से लिख रहा हूँ। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से क्या होगा ना, कटेगा चीज़, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो f(x-1) इज इक्वल टू f(x+7) आ जाएगा। अब x-1 को z मान लिया, तो ये f(z) हो जाएगा। और x+7 को क्या लिख सकते हैं, f(z+8) लिख सकते हैं। आगे पीरियड 8 है, ठीक है, दिख रहा है ना, fz इज इक्वल टू f(z+8), तो पीरियड 8 है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू log of √2 इंटू log of √2 आर्ग्यूमेंट में 2 माइनस log बेस 2 16 sin square x प्लस 1 इज माइनस इन्फिनिटी से a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो fx को मैं लिख लेता हूँ। जैसे 2 का पावर 1/2 है ना, तो वो रेसिप्रोकल हो गया, बेस में अगर पावर होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है पावर का और वो आगे चला जाता है, ये प्रॉपर्टी पता होगा। तो ये चीज़ लिखा है। ये fx है। अब एक काम करो, इसका डोमेन निकालते हैं, डिफाइन भी तो होना चाहिए। तो इसका डोमेन कितना आएगा, डोमेन के लिए ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो कर दो इसको पॉजिटिव। log 2 16 sin square x प्लस 1 हाँ इज़ ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 16 sin square x प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ sin square x इज लेस देन 3/16, लेकिन ऑब्वियसली sin square x तो 0 से बड़ा ही होगा, है ना, ये चीज़ है। अब एक काम करो, दोनों जगह 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा होगा, 16 sin square x। मैं क्यों कर रहा हूँ 16 से मल्टीप्लाई, मैंने पहले sin square x का रेंज निकाल लिया जिसके लिए ये जो चीज़ है पूरा लॉग ये डिफाइन हो जाए। अब क्योंकि मेरे पास sin square x का रेंज आ गया, अब मैं वापस से मैनिपुलेट करके पूरा यही टर्म बना लूँगा। ठीक है, पूरा फंक्शन ही बना लूँगा, इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर करके, तो फंक्शन का रेंज ही आ जाएगा। ठीक है, और रेंज ही पूछा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब क्या करो, इसमें +1 कर दो, तो +1 कर दिया। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड log 2 ले लो, log 2 लोगे तो log 2 ये तो 0 हो जाएगा, log 2 मैं थोड़े देर के लिए ना, थोड़े देर के लिए क्या रहने दो, 1 + 16 sin square x ये हो जाएगा 2, log 2 लिया ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज हो जाता है ना इनइक्वालिटी, sin square x ठीक है, 2 ऐड माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस आएगा। अब 2 ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 - log 2 1 + 16
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 ऐड किया ना, हाँ 2, ठीक है। अब log 2 ले लो दोनों साइड, log 2। अच्छा log 2 दोनों साइड लोगे तो log 2 0 कितना होता है, मान लो x होता है तो 2 का पावर, या मान लो थीटा होता है, 2 का पावर थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या होगा कि ये 0 टेंड करे, तो थीटा अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर गया तो 2 का पावर थीटा 0 को टेंड करेगा, और वही चाहिए। मतलब जब तुम log 2 लोगे 0 का, मतलब 0 का तो नहीं लेते हैं, मतलब अप्रोचिंग टू 0 का लोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। log 2 2 माइनस log 2 1 प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स 1। हाँ ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो माइनस इन्फिनिटी या ये 2 बन जाएगा। तो तुम देख रहे हो एफ एक्स ही आ गया ना, से यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो एफ एक्स ही आ गया ना माइनस इन्फिनिटी से 2। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से लिख सकते हो ना, एफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज, तो 2 आ गया ना ए का वैल्यू, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, लेट ए एंड बी बी कॉन्स्टेंट एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। इफ f2 इज़ 15 देन द वैल्यू ऑफ f माइनस 2 इज़। ठीक है, सिंपल सवाल है। एक काम करो, क्योंकि f2 पता है तो x के जगह 2 रख दो, तो ये a साइन 2 आ जाएगा प्लस 2b कॉस 2 आएगा प्लस 8 आ जाएगा। ये कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब f ऑफ माइनस 2 निकालो। माइनस 2 निकालोगे तो जब तुम x के जगह माइनस 2 रखोगे तो साइन तो बाहर फेंक देता है माइनस साइन को, तो ये माइनस a साइन 2 हो जाएगा माइनस 2b। अब कॉस में माइनस 2 रखोगे ना तो कॉस तो खा जाता है माइनस को, तो ये 2 प्लस 8 इज इक्वल टू के मान लेता हूँ, के मुझे नहीं पता, निकालना है के। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। 16 इज इक्वल टू 15 प्लस के 1 आ गया। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच डेट एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ 2002 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ f2 अपॉन 2000 इज। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, किया ही होगा ये। एफ एक्स प्लस 2 f 2002 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब ऐसे सवाल में करते क्या है ना, जैसे अगर एफ एक्स मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, आप x को रिप्लेस कर दो 2002 अपॉन एक्स से। ठीक है, तो होगा क्या, उससे करके देखो पहले। 2002 अपॉन एक्स प्लस 2f 2000 अपॉन 2000 अपॉन एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2002 अपॉन एक्स। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं f ऑफ 2002 अपॉन एक्स को एलिमिनेट कर दूं तो एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि देखो ना, दो वेरिएबल है ना, मतलब दो फंक्शन है, एक को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि दो इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो एक काम करो, 2 इंटू सेकेंड करो माइनस फर्स्ट कर दो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 3f(x) बराबर, इसको 2 से किया ना, 3 कॉमन हो जाएगा, 4004 अपॉन एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स ही आ गया ना सीधा सीधा, 4004 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब f2 रख दो, f2 कितना हो जाएगा, 4004 माइनस 4 4000, 4000 अपॉन 2 2000, तो 2000 आ गया। तो f2
अपॉन 2000 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर 1 है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं ना। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 4a माइनस 7 अपॉन 3x³ प्लस a माइनस 3x² प्लस x प्लस 5 इज़ अ 1 फंक्शन वेयर a बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट है लैम्डा से म्यू, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा माइनस म्यू इज। ठीक है, तो देखो एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। 4a माइनस 7 अपॉन 3x³ प्लस a माइनस 3x² प्लस x प्लस 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा जाता है, ऐसा जाएगा मतलब, या अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, अगर फंक्शन 1 1 है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी अगर ग्राफ मुड़ गया ना, ग्राफ मुड़ना क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव कहीं पे 0 हुआ है तभी तो ग्राफ मुड़ा है फिर, है ना। तो ऐसा ग्राफ तो 1 1 नहीं होता। तो फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल टू बी 1 1, ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 1 है ना तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा या डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, वो मुड़ नहीं सकता कहीं पे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश एक्स पहले जब f डैश एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो हमेशा या नेगेटिव हो। ठीक है, तो f डैश एक्स मैं निकाल लेता हूँ। तो 4a माइनस 7 x² प्लस a माइनस 3 प्लस 1, यह है f डैश एक्स। अब अगर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसका मतलब या तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। अब तुम ध्यान से देखो, अगर ये हमेशा पॉजिटिव हुआ ना, मतलब इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ये हमेशा नेगेटिव हुआ तब भी इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जो f डैश एक्स है या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर कोई, और ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, और क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होता है, उसका अल्टीमेटली मतलब क्या है कि उसका रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब फेवरेबल कंडीशन क्या है, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब d इसका नेगेटिव है, d निकालो इसका, d कितना होगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 7, ये नेगेटिव होगा तो ये a² आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6 माइनस 10a, ठीक है, और 9 प्लस 7 16, ये है। तो a माइनस 8 इंटू a माइनस 2, तो a आ गया 2 से 8। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू दिख रहा है 2 है, और म्यू का वैल्यू कितना है 8 है। तो मॉड ऑफ लैम्डा माइनस म्यू कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, इफ़ एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद लीडिंग कोफिशिएंट 1 सेटिस्फाइंग f1 इज 10, f2 is 20, f3 is 30, where f12 plus f minus 8 is equal to 3968 lambda, then the value of lambda is। तो f(x) एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तुम कुछ पैटर्न नोटिस कर रहे हो कि 1 जब दे रहे हो तब आउटपुट 10 आ रहा है, 2 दे रहे हो तो 20 आ रहा है, 3 दे रहे हो तो 30 आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक gx फंक्शन कंसिडर करता हूँ f(x) माइनस 10x का। ठीक है, अच्छा, g1 0 है, मानते हो, क्योंकि जब तुम x की जगह 1 रखोगे तो ये f1 माइनस 10 हो जाएगा, f1 माइनस 10 तो 0 है। g2 0 है, ठीक है, इसका डिग्री 4 है, ये याद रखना। g2 भी 0 है, g3 भी 0 है ना। और चौथा रूट हमको पता नहीं है, gx का तो 4 रूट होगा ना, क्योंकि वो डिग्री 4 है। तो मैं काम करता हूँ, f(x) माइनस 10x जो कि gx है, उसको ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू x माइनस k,
के कोई इसका रूट है, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 दिया है ना, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एफ एक्स है ना ये, तो वहाँ 10x को ट्रांसफ़र कर दोगे तो एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब F12 कितना है, x के जगह 12 रखो, तो 12 रखोगे तो वहाँ 120 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 12 माइनस के, ठीक है, सिंपल। अब x के जगह -8 रखो, -8 रखोगे तो ये -80 हो जाएगा, प्लस ये कितना है, -9 है, ये -10 हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा, ये -8 माइनस के हो जाएगा। इसको ठीक से लिखो, -80 प्लस माइनस 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 माइनस, चारों में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो 9 इंटू 10 इंटू 11 आ जाएगा, इंटू 8 प्लस के आ जाएगा, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन जोड़ दो दोनों को, क्योंकि अल्टीमेटली दिया है ना, जोड़ने के लिए तो बोल रहा है वो। तो f(12) प्लस f(-8) कितना आ जाएगा, 120 माइनस 80 तो 40 आ जाएगा। अब तुम देखो 9 इंटू 10 इंटू 11 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 9 इंटू 10 इंटू 11 कॉमन ले लिया। अब 12 माइनस के प्लस 8 प्लस के कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, के कट जाएगा 20, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3968 लैम्डा, ठीक है। कर लो सॉल्व लैम्डा, और क्या। तो ये कितना 40 प्लस 990 इंटू 20 दे रखा है, इज इक्वल टू 3968 लैम्डा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3968 लैम्डा, है ना। ये 4 लिखा है, रुको, 19840, ठीक है, 19800, ठीक है। अब तुम देखो लैम्डा तुम अंदाजे से भी निकाल सकते हो, मतलब क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, 5 से। और देखो 5 में ना ये 4000 के करीब है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2000 के करीब आएगा, ये 2000 के ही करीब है, तो तुम लैम्डा ऐसे निकाल सकते हो। हालांकि वेरीफाई करना है तो 5 से तुम मल्टीप्लाई कर लो, 5 ही आएगा, ठीक है। तो लैम्डा 5 आ गया, लैम्डा ही निकालना था, ठीक है। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, लेट एफ बी डिफाइंड, ठीक है, डोमेन दिया है π/6 से 2π/3 से बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos² x प्लस √3 sin 2x प्लस 1, वेयर बी बिलोंग्स टू ए से बी सच डेट एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट्स देन ए प्लस बी इज। सबसे पहले तो एफ एक्स लिख लो, है ना। अब देखो एक जगह आर्गुमेंट एक्स है, एक जगह 2x है, तो ट्राई करो सेम बनाने का, तो सेम बना लो। तो 2 cos² x को क्या लिख सकते हो, 2 cos 2x प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस √3 sin 2x प्लस 1, ये लिखा है। तो ये आ जाएगा 2 cos 2x प्लस √3 sin 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x आएगा ना, ये मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो cos 2x प्लस √3 sin 2x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 2 cos² x को ये लिखते हैं ना 1 प्लस cos 2x, गलती से वो 2 यहाँ पे लिखा है तो वहीं छप गया, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, हाफ cos 2x प्लस √3/2 sin 2x प्लस 2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो इसको तुम चेंज कर सकते हो ना साइन वाले फॉर्मूले में, तो ये कितना आ जाएगा,
इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30 लिख सकता हूँ, इसको कॉस 30 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन 2x प्लस 30 को π/6 लिख दिया, है ना, +2। अब तुम देखो x कहाँ से कहाँ तक है, डोमेन दिया है ना वो ऊपर देखो 2π/3, तो 2x कितना दे रखा है, 2x कितना होगा π/3 से 4π/3, और 2x प्लस π/6 कितना होगा, ये तो π/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4π/3। हाँ तो मैं बोल रहा था कि 4π/3, क्या बोल रहा था, हाँ 4π/3 में π/6 ऐड करो तो कितना आएगा 3π/2, ठीक है। तो तुम देखो π/2 यहाँ होता है और ये 3π/2 होता है। अब इसमें साइन कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, -1 से 1 पूरा ही रेंज कवर कर लेता है ना। तो ये पूरे का रेंज कितना होगा, जब ये -1 से 1 कवर कर लिया, मतलब ये जो है -2 + 2 से लेकर +2 + 2 तक है, क्या होता है ये 0 से 4 होता है। तो b का रेंज आ गया, मतलब b सेट आ गया, है ना। एक सेकेंड, हाँ तो इसका रेंज आ गया 0 से 4, ठीक है। अब क्योंकि f इनवर्स एग्जिस्ट, एक सेकेंड, हाँ तो रेंज आ गया था 0 से 4। अब f इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब जो मतलब कैसा बताऊँ, जैसे f इनवर्स तो एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब b 0 से 4 होगा, है ना। लेकिन b क्या है, b तो a से b है ना, तो आ गया a + b 4 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इफ f(x) इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x + y इज इक्वल टू fx + fy minus xy minus 1 for all x, y belong to real such that f of 1 is 1, then the number of solution of fn is equal to n where n belongs to natural number is। अच्छा तो इसमें क्या करो ना, अब देखो ये काफ़ी बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसमें नहीं होगा तुमसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे f of x + y है ना, तो y के जगह अगर 1 रख दोगे इसमें, तो ये 1 रख दिया, तो ये fx + f1 माइनस, देखो f1 पता है ना तुमको, तो तुमको या तो तुम ऐसे कर लो कि f मतलब कोई कैसे सवाल स्टार्ट करता है, मतलब f1 का वैल्यू पता है तो किसी एक वेरिएबल को 1 रख दो या दोनों को 1 रख दो, ठीक है। तो इस केस में मैंने एक वेरिएबल को 1 रख दिया, तो y को 1 रख दूंगा, तो ऐसा बन जाएगा f1 बराबर 1 है, तो f1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये fx - x होगा, ठीक है। अब ये तो रियल नंबर, रियल वैल्यू ऑफ x के लिए वैलिड है, मतलब ये नेचुरल नंबर के लिए भी वैलिड होगा। तो क्यों ना अब मैं ये लिख दूं, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। अब तुम देखो f of n + 1 जो है इज लेस देन मतलब इज ग्रेटर देन, सॉरी देखो रुको मैं फिर से लिख देता हूँ, इस रिलेशन से हम कह सकते हैं ना कि f of n इज ग्रेटर देन f of n + 1, कह सकते हैं ना, क्योंकि देखो n में से, n एक नेचुरल नंबर है, f of n में से कुछ घटा दिया तब वो f of n + 1 के बराबर हुआ, मतलब ये बड़ा हुआ होगा, है ना। फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग टू दिस, है ना। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है एफ ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ 2, ठीक है। और अगर n को 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ 3, ऐसा जाता जाएगा। एफ ऑफ 4 ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 करोड़, ठीक है, ये जाता जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो f1 तो 1 है ना, 1 इज़ मतलब ग्रेटर देन f2 ग्रेटर देन f3। तो जब ये सारी ही वैल्यू 1 के बराबर है तो fn इज इक्वल टू n तो आएगा ही नहीं ना कभी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ fn इज इक्वल टू n सिर्फ 1 होगा, क्योंकि f1 1 दे रखा है ना, यही एक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अभी हमने देखा ना 2 के लिए भी नहीं हो रहा, 3 के लिए भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम था, ठीक है। एक इनफैक्ट एक किताब में भी दिया है रियल एनालिसिस की, मतलब हायर मैथमेटिक्स तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये ऐसा ही सवाल था वहाँ पे भी, ठीक है। तो एक काफ़ी बढ़िया सवाल है ना। तो नोट कर लो इसको, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, लेट फॉर a इज़ नॉट इक्वल टू a1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कॉमा एफ एक्स कुछ दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जी एक्स भी कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और पी एक्स दे दिया गया है इन दोनों का डिफरेंस, जो कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ही होगा। इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू -1, मतलब पी एक्स का जो रूट है ना केवल -1 ही है, एंड p -2 इज़ 2, देन द वैल्यू ऑफ p2 इज़, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो पी एक्स का अगर एक ही रूट है मतलब, और जो कि -1 है, और पी एक्स तुम देखो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, दोनों को घटाओगे तो ऐसा आएगा ना, प्लस b माइनस b1x प्लस c माइनस c1, ऐसा कुछ आएगा ना। अब क्योंकि a माइनस a1 ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना, तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, और इसका एक ही रूट है जो कि -1 है। तो क्या मैं पी एक्स को लिख सकता हूँ लैम्डा ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा फंक्शन हुआ होगा ना, इसका ही तो रूट -1 है। अब p -2 कितना है, -2 रखो तो लैम्डा आ जाएगा, ये 2 है, -2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर आएगा ना, तो लैम्डा, और वो 2 दे रखा है, मतलब पी एक्स अल्टीमेटली 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। p2 कितना हो गया, 18 आ गया, ठीक है। तो p2 तो 18 आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल माइनस 0 एंड f3 इज़ -26, देन मॉड ऑफ f2 इज़, ठीक है। तो अब ये रिज़ल्ट तुमको पता होना चाहिए कि अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है ना, और वो ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन, तो ये केवल 2 ही पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 प्लस एक्स की पावर n और एक 1 माइनस एक्स की पावर n, ये दोनों पॉलिनोमियल ना ये सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब दे रखा है f(3) दे रखा है ना, f(3) दे रखा है -26, तो यहाँ डाल दो। अब तुम देखो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि f(x) क्या बोल रहा था मैं, हाँ सिर्फ 2 ही पॉलिनोमियल हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये अब ऑब्वियस सी बात है, अगर नेगेटिव आ रहा है, -26 नेगेटिव आउटपुट है, तो पॉलिनोमियल ऐसा रहा होगा ना। तो इसका मतलब 1 माइनस 3 का पावर n बराबर -26 रहा होगा, मतलब 3 का पावर n 27 रहा होगा, मतलब n जो है वो 3 रहा होगा, मतलब f(x) कितना आ गया, 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। तो f2 कितना आ गया, f2 1 माइनस 8 -7, तो मॉड ले लोगे f2 का तो कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। तो इसका आंसर 7 है, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इफ़ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स वाई
फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड f1 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड सिग्मा ऑफ दिस। ठीक है, तो ये इक्वेशन देख के तुमको क्या लगता है, मतलब फंक्शन क्या रहा होगा? मतलब क्या तुम ऐसा फंक्शन इमेजिन कर सकते हो कि मतलब जो ये सेटिस्फाई करे? थोड़ा सोचो, तुमको ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप हो? मतलब एक्सपोनेंशियल इन द सेंस, मान लो fn कुछ ऐसा है, k का पावर n है, k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तुमको नहीं लगता ऐसा कुछ फंक्शन हुआ होगा? क्योंकि तुम देखो f ऑफ x प्लस वाई अगर तुम करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आएगा, और f ऑफ x कितना है, k का पावर x है, और f ऑफ y कितना है, k का पावर y है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, x प्लस वाई कितना है, k का पावर x प्लस वाई है ना, और तुम दोनों को जब गुना करोगे एफ एक्स इंटू एफ वाई तो ये सेम ही चीज़ आएगा k x प्लस वाई। तुमको नहीं लगता कि फंक्शन जो है वो कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप होगा? होगा ना? बस एक हिंट वहाँ दे रखा है, f1 जो है वो k होगा, और ये 2 दे रखा है मतलब k2 है, मतलब fn जो है ना वो है 2 का पावर n। तो सिग्मा n 1 से 10 क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 f10 तक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 का पावर 4, ऐसा 2 का पावर 10 हो जाएगा। तो ये जीपी का सम लिखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 11 माइनस 2, तो 2 का पावर 11 कितना होता है, 2048 माइनस 2 होता है, मतलब 2048 होता है, माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2046। अब ये फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना पोर्शन तो निकाल दिया ना, तो आ जाएगा 2046 माइनस 2050, 4 इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है, मान लो तुम फंक्शन नहीं इमेजिन कर पाए, फिर कैसे करेंगे? तो देखो सिग्मा लिखा क्या है, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ऐसा लिखा है। ठीक है, अभी मैं शुरुआती 4 टर्म लेता हूँ। ठीक है, अच्छा तुम देखो f1 क्या है, f1 2 है। अगर मैं x और y की जगह 1 1 डालूँ तो क्या मैं f2 को लिख सकता हूँ, f1 इंटू f1। ठीक है, अब मैं x के जगह 1 डाल रहा हूँ और y के जगह 2 डाल रहा हूँ, तो f3 बन जाएगा ना। x के जगह 1 डाल रहा हूँ, y के जगह 2 डाल रहा हूँ। अब f2 को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो तुमको नहीं लगता है f1 इंटू f1 बन गया? अल्टीमेटली दिस इज f1 का क्यूब, दिस इज f1 का स्क्वायर। अब मैं x के जगह 1 रखता हूँ और y के जगह 4 रखता हूँ, सॉरी x के जगह 1 रखता हूँ, y के जगह 3 रखता हूँ, तो f1 इंटू f3 आ जाएगा। अब f3 का वैल्यू f1 क्यूब रख दूंगा तो f1 का पावर 4 आ जाएगा। तो तुमको नहीं लगता ये 2 लिखा है, ये कितना लिखा है, 2 स्क्वायर लिखा है, f1 का स्क्वायर, ये कितना लिखा है f3, f1 का क्यूब लिखा है 2 का क्यूब, प्लस ये कितना लिखा है 2 का पावर 4, सेम ही चीज़ आ गया ना। तो एक तरीका ये है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल, लेट fx be an invertible function such that the graph of y is equal to fx intersect the coordinate axis in point a and b respectively, such that area of triangle OAB is 16 square units if graph of y is equal to f inverse x intersect the coordinate axis in point a dash and b dash, हाँ, find the minimum length of diagonal OC of the triangle OACB।
ठीक है। ओ पहले तो हम कोशिश करेंगे ग्राफ बनाए इसका, ठीक है। हाँ तो ये सवाल था, मतलब ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और इसने इंटरसेक्ट किया है इसको यहाँ पे ऐसे कहीं। हाँ तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब ओ ए बी, अब इसका एरिया क्या है, 16 स्क्वायर यूनिट है। अब देखो इसमें दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए बी, तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वो करे इंटरसेक्ट, वो तो बनाया है मैंने इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। इफ़ एफ एक्स बी एन इन्वर्टेबल सच दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट मैं कितना मान लूँ, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, a, और इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ b, 0। तो अगर ये एफ एक्स नहीं है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एफ एक्स मत समझना इसको, ये तो मतलब ट्रायंगल कंप्लीट किया है ओ ए बी। तो तुम देखो क्योंकि ये एफ बी 0 आएगा ना, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को बी पे, एक्स एक्सिस को बी पे कट किया तो एफ बी 0 आया होगा। इसका मतलब एफ इनवर्स 0 बी आया होगा, है ना, ठीक है। एफ इनवर्स 0 बी आया होगा, ठीक, ये चीज़ है। अब एफ ऑफ 0 कितना है, एफ ऑफ 0 ए है। कैसे ए है, देखो जब x का वैल्यू तुम 0 रख रहे हो, एफ ऑफ 0 क्या देता है असली में, जब तुम फंक्शन में x का वैल्यू 0 पुट करते हो, मतलब इनपुट जब 0 देते हो, तो तुम एक्चुअल में क्या निकाल रहे होते हैं, y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही चीज़ तो a दे रखा है, मतलब एफ ऑफ 0 a है। इसका मतलब एफ इनवर्स a जो है 0 है। अच्छा गौर करो, एफ इनवर्स x कोई फंक्शन है ना, एफ इनवर्स x है कोई फंक्शन। वो फंक्शन ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है कि तुम देखो x को जब मैं a रख रहा हूँ ना, तो एफ इनवर्स x वैनिश हो जा रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ इनवर्स x जो है ना, इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को एट a, 0। नहीं समझे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर समझाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि देखो एफ इनवर्स x कोई फंक्शन है, ठीक है। तुमने इसमें इनपुट डाला a और ये 0 दे दिया, तो तुम x के जगह a रखे तो 0 दे दिया, मतलब x इज इक्वल टू a इसका रूट है ना एफ इनवर्स x का। तो रूट क्या होता है, x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं a, 0 पे क्या लिखा, डायगोनल ओ सी ओ ए सी बी ओ, ठीक है। तो ये एफ इनवर्स a जो है 0 अगर है, मतलब जो एफ इनवर्स का जो ग्राफ बनेगा ना, वो a, 0 पे कट करेगा, किसको, x एक्सिस को। सिमिलरली तुम यहाँ से देखो, क्योंकि एफ इनवर्स 0 b है, इसका मतलब जब तुम इस फंक्शन को अज्यूम कर रहे हो, तो x को जब तुम 0 रख रहे हो, तो मतलब x को 0 रखना क्या होता है, अगर तुम x को 0 रख दो तो बेसिकली तुम ये निकाल रहे हो ना कि वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो जब x को 0 रखे तो b आया, मतलब वो y एक्सिस को कहीं पे कट करेगा, b पे, मान लो 0, b पे यहाँ कहीं हो गया, ठीक है। तो इन a डैश b डैश, ठीक है। तो ये a डैश है और ये b डैश है ना, ये चीज़ है। तो अब ओ ए सी बी, ओ ए सी कहाँ गया, एक सेकेंड, ओ सी ऑफ द ट्रायंगल
ओ ए डैश, ओ ए डैश सी बी डैश। अच्छा सी कहीं यहाँ होगा, ठीक है, सी कहीं यहाँ रहा होगा। देखो रुको मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है अभी। अच्छा वो बात तो समझ आया ना कि वो इंटरसेक्ट कैसे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है 0, बी पॉइंट ये पॉइंट है 0, ए। यहाँ लिख लो इसको, एक काम करो 0, ए, ठीक है। ए डैश ये रहा, ए डैश, बी डैश ये रहा, ओ ए सी। सी कहीं अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो सी कहीं यहाँ रहा होगा, सी यहाँ रहा होगा ना। तो ये रेक्टेंगल है, इसको दूसरे कलर से बना दो, ये है रेक्टेंगल, ये ओ ए सी बी डैश, ये रेक्टेंगल बन गया। इसी रेक्टेंगल का बात हुआ है। अब देखो ओ सी रेक्टेंगल क्या है, तुम ध्यान से देखो, इतना लेंथ क्या है, इतना लेंथ तो बी है ना यार, और इतना लेंथ क्या है, इतना लेंथ ए है। तो पाइथागोरस से तुम ओ सी स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब तुम देखो ओ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, सो बाय ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इनइक्वालिटी हम ये लिख सकते हैं ना कि इसका ए एम इज ग्रेटर देन इसका जी एम। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2 मॉड ए बी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ डायगोनल। तो मिनिमम लेंथ डायगोनल का क्या होगा, ओ सी क्या है, यहाँ से ओ सी आ गया ना, ओ सी आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर रूट चढ़ा दोगे तो ये √2 ए बी ये बन गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट क्या है, ओ सी है ना, ये चीज़ लिखा है। तो ओ सी मिनिमम क्या है, ओ सी मिनिमम इज 2 ए बी का अंडर रूट है ना, हाफ ऑब्वियसली मॉड ए बी है ना, ये चीज़ है। तो कुछ दिया होगा, हाँ ओ ए बी देखो ट्रायंगल का वो कितना होगा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बी है और हाइट ए है। अच्छा मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कट करे, कहीं भी कट कर सकता है, वो तो एक्सिस दिया है ना। तो मॉड इसलिए लिए, मॉड से क्या है मैग्नीट्यूड आ जाएगा लेंथ का। तो ये दे रखा है 16, ठीक है। दोनों तरफ क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2ab ये आ जाएगा 64 है ना। तो 2ab का वैल्यू 64 आ गया ना। तो ओ सी मिनिमम कितना आ गया 64 का अंडर रूट 64 माइनस 64, तो ये 8 आ गया। तो ओ सी मिनिमम कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इफ एफ एक्स इज अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ऑब्वियसली एक्स माइनस 1 हो नहीं सकता, देन फॉर वॉट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा इज एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स। अब देखो एक करली ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट मत मान लेना, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं दिया है, ठीक है, कि ये फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स निकालो तो कितना आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक। ये अल्फ़ा स्क्वायर एक्स आ जाएगा
x प्लस वन, अल्फ़ा x प्लस वन, ये आ गया f ऑफ x। इसको x के बराबर इक्वेट करना है हमें, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर x इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। वो दिया है ना, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ मॉड अल्फ़ा दिस कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब f ऑफ x इज़ x। तो ये दिस must be true for all x obviously except x माइनस वन, है ना। ये ट्रू होना चाहिए हर x के लिए। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये तो पता है ना, x का डिग्री 2 है। अगर ये ट्रू है बहुत सारे x के लिए, 2 से अधिक x के लिए भी अगर ये ट्रू हो गया, मतलब ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या करते हैं, कोफिशिएंट 0 होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होता है और साइमल्टेनियसली x का कोफिशिएंट भी 0 होता है। तो अगर तुम आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाओ तो अल्फ़ा प्लस वन भी 0 होना चाहिए और 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। तो ऐसे अल्फ़ा का एक -1 आएगा वैल्यू और यहाँ से अल्फ़ा का +-1 आएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, अल्फ़ा -1 आएगा, अल्टीमेटली मॉड अल्फ़ा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे सोचेंगे, देखो f ऑफ x लिखा है ना, f ऑफ x लिखा है, इसको x के बराबर करना है, ठीक है। अब fx भी लिख ही लेता हूँ, अल्फ़ा x अपॉन x प्लस वन। अब ये क्या है, ये एक तरह से लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर भी है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में लीनियर है। तो तुमको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि लीनियर अपॉन लीनियर इज ऑलवेज क्या, मोनोटोनिक, ठीक है। हाँ, लीनियर अपॉन लीनियर इज ऑलवेज मोनोटोनिक। ये हमेशा या तो बढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा इसका fx का, या हमेशा घटता हुआ ग्राफ बनेगा। अब देखो f के अंदर हमने इनपुट डाला है fx, f के, अच्छा सिर्फ fx को देखो तुम, fx में x के जगह क्या नहीं रख सकते, x कैन नॉट बी -1। तो अगर f में ही तुम इनपुट डालोगे fx, तो fx शुडेंट बी इक्वल टू -1 एट एनी कॉस्ट। मतलब जो fx का वैल्यू है ना, वो -1 कभी टच नहीं करना चाहिए, तभी तो ट्रू होगा। क्योंकि -1 अगर टच कर गया तो f के अंदर ही तो तुम इनपुट डाल रहे हो -1, और वो तो अलाउड नहीं है। मतलब fx कभी -1 का वैल्यू अटेन नहीं करना चाहिए। तो वो अटेन कब नहीं करेगा, जैसे fx अगर अल्फ़ा के जगह मैं -1 रख देता हूँ अभी, जो कि हम लोग का आंसर है, ठीक है। अल्फ़ा -1 आया ना, तो अल्फ़ा के जगह -1 रखता हूँ मैं, तो -x अपॉन x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये मोनोटोनिक है और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। तुमने AOD पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा, ये जो अल्फ़ा मैंने -1 मान लिया, अज्यूम कर लिया, आंसर है, तो एक बार आंसर से मतलब मैं मैच करा रहा हूँ, ठीक है। तो -1 अगर अल्फ़ा हो गया तो fx ये हो जाएगा। अब तुम देखो लिमिट अगर तुम लोगे ना x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx का, तो कितना आएगा, -1। इसका मतलब जब x इन्फिनिटी के तरफ चला जाएगा ना, तब fx का वैल्यू अप्रोच करेगा -1 को, -1 को कभी टच नहीं करेगा, -1 को अप्रोच करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अप्रोच करेगा, कभी -1 होगा नहीं। तो ये तो कंडीशन फेवरेबल है ना। हमें क्या चाहिए था, fx कभी -1 चाहिए ही नहीं था। तो -1 कब नहीं आएगा fx, जब अल्फ़ा -1 होगा, क्योंकि -1 अगर अल्फ़ा हो गया और ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है, तो देखो f0 0 आ रहा है, f0 0 आ रहा है। जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ाओगे,
जो वैल्यू है वो कम होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे तुम इन अनंत तक जाओगे, 1 करोड़ रख दोगे, मतलब अनंत तक जाओगे जब तक, इन्फिनिटी तक, तब इसका वैल्यू -1 अप्रोच करेगा, कभी -1 होगा नहीं, और वही फेवरेबल है। -1 तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल होगा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे अल्फा मान लो कोई और वैल्यू होता, 2 ले लेते हैं, 2/x+1, अल्फा 2 होता, तो अब क्योंकि ये f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x होना चाहिए फॉर ऑल x, ये -1 नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम देखोगे ना, अगर -1 इसका आ जाएगा कितने पे, -1/3। अगर अल्फ़ा 2 हो गया ना, तो एफ एक्स तो 2x/x+1 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू 2 हो गया ना, तो एफ एक्स 2x/x+1 हो जाएगा। तो क्योंकि ये हर x के लिए वैलिड होना चाहिए, अगर ये हर x के लिए वैलिड है तो -1/3 के लिए भी वैलिड होना चाहिए, लेकिन ये -1/3 के लिए कभी वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि जब तुम x -1/3 रख दोगे ना, तो f(x) का वैल्यू -1 हो जाएगा, और -1 इनपुट में अगर चला गया ना f के, तो फिर तो खेल ही हो जाएगा, क्योंकि -1 तो डोमेन में नहीं है। इसीलिए अल्फ़ा का वैल्यू -1 ही होगा, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू -1 होगा ना, तो f(x) कभी -1 को टच ही नहीं कर पाएगा। अदर केस में अल्फ़ा का कोई अलग वैल्यू ले लिए ना, तो ज़रूर कभी ना कभी -1 को टच करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। ये काफ़ी छोटा सॉल्यूशन है, वो तो मैं समझा रहा था इसलिए बड़ा लग गया, नहीं तो ये काफ़ी छोटा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था आज का, ठीक है। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। और आगे भी वीडियो आएगा, ठीक है। PYQ का मोस्ट प्रोबेबली PYQ का डालूंगा मैं, 2023 का। कौन सा चैप्टर का डालूँ अभी डिसाइड किया नहीं है मैंने वो, ठीक है। तो देखते हैं, कल डालता हूँ मैं वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है, पढ़ते रहो, है ना, बाय।